महात्मा बुद्ध के विचारों से अति प्रभावित होने वाले नेहरू को क्या अंबेडकर कभी पसंद नहीं थे? उलटते हैं इतिहास के पन्नों को और इस वीडियो में जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो वजह थी। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दरअसल अंबेडकर को कभी पसंद नहीं करते थे पंडित नेहरू। इसकी वजह क्या थी, इस पर गंभीर शोध होना अभी पूरी तरह से बाकी है। फिर भी कुछ जानकारों का दावा है कि अंबेडकर का स्वाधीनता आंदोलन में शामिल ना होना इस नापसंद की बड़ी वजह बनी। भारत के स्वतंत्र होने से कुछ सप्ताह पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रिमंडल के अधिकांश जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे। एकमात्र अंबेडकर थे जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे। ना ही अंबेडकर उन मूल्यों को साझा करते थे जिन पर नेहरू और अन्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। नेहरू और अंबेडकर विचारधारा के मामले में ज़्यादा अलग अलग नहीं थे, लेकिन उनके क्रियान्वयन के बारे में उनके विचार काफ़ी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। खासकर जाति आरक्षण, हिंदू कानून के संहिताकरण और विदेश नीति पर उनके विचारों के संबंध में। ऐसा ही मुद्दा एक कश्मीर का भी है, जिस पर आधुनिक भारत के इन दो संस्थापकों के बीच काफ़ी मतभेद थे। 1956 में अंबेडकर की मृत्यु के बारे में सुनकर नेहरू ने श्रद्धांजलि देते हुए विकिमीडिया कॉमन में लिखा कि अंबेडकर भारतीय राजनीति में एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश की। अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए एक चिंता का कारण थी। यही वजह थी कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की प्लानिंग बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए थे। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने सरदार पटेल के कहने पर यह सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाएं। जब अंबेडकर बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद के लिए बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। जोगेंद्र नाथ मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इस हिसाब से तो अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में बंगाल के जो हिस्से रहे उनमें से अंबेडकर दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस के आला कमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने संविधान सभा में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि M.R. जयकर की खाली जगह पर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। जब अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए, उनमें अंबेडकर सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से बहुत नाराज थे। हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का वो बर्ताव ही था जिसने अंबेडकर को इस्तीफे के लिए मजबूर किया था।
यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अंबेडकर का मानना था कि यह बिल इस देश की विधायिका का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन मिलने के बावजूद भी ये बिल संसद में गिरा दिया गया। संविधान सभा में अपने भाषण के अंत में भीमराव अंबेडकर ने कहा, अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर का विरोध जारी रहा। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया। नेहरू ने 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। इस चुनाव में काजोलकर से अंबेडकर को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए हमारे पास उनका विरोध करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने बंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हरा दिया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि कांग्रेस और उनके नेता, खासकर नेहरू, कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अंबेडकर के प्रति अपनी नापसंदगी को छिपाने की भी कभी कोशिश नहीं की। नेहरू की छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा, बम्बई से दिल्ली की आखिरी फ्लाइट निकल चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार के जहाज का इस्तेमाल उन दिनों वहां के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को फ़ोन किया। उन्होंने मेरे जहाज से दिल्ली आने का इंतज़ाम किया। जब हम 3 मूर्ति भवन पहुँचे तो वहाँ शोक मना रहे लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमें काफ़ी दूर ही अपनी कार से नीचे उतरना पड़ा। जब मैंने अपने भाई नेहरू को देखा तो उनका चेहरा सुंदर और निर्मल दिखाई दे रहा था। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे मरने का सबसे अच्छा दिन बुद्ध जयंती होगा। बुद्ध के लिए उनके मन में हमेशा से खास भावनाएं थीं। बुद्ध जयंती के दिन ही मेरे भाई नेहरू हमें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध जिन्हें भारत के लोग भूल गए थे, औपनिवेशिक भारत में बुद्ध शोध और खोज से निकलकर देखते देखते आधुनिक भारत की आत्मा बन गए। बाद में गौतम बुद्धा आज़ाद भारत की पहचान बन गए। गांधी, नेहरू और अंबेडकर उनसे बेहद प्रभावित थे। खासकर नेहरू पर बुद्ध के प्रभाव को इतिहास के विशेषज्ञ रमाशंकर सिंह ने अपने लेख का खासा विषय बनाया है। इससे नेहरू को समझने की एक और खिड़की खुलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।